नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज संडे का दिन था तो सोचा कि चलो आपके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो आज का पहला सवाल है किड्स टून वर्ल्ड 64 नामक आईडी से। इनका पूछना है कि सर क्या केरल लॉटरी सच में रियल है या फेक है? इसके बारे में कुछ बताओ सर, क्योंकि हम भी खेलने जा रहे हैं। तो भाई इस आईडी के पीछे जो भी व्यक्ति हैं, मैं आपको यह सूचित कर दूं कि केरल का जो सरकारी लॉटरी है वह फेक नहीं है बल्कि पूरी तरीके से रियल है। लेकिन यह लॉटरी जो है वह पेपर फॉर्म में अवेलेबल है और दुकानों पर या फिर ऑथराइज्ड एजेंट्स के यहाँ केरल में बिकती है। तो अगर आप केरल में हैं और अगर आप वह पेपर लॉटरी खरीद रहे हैं तो फिर तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और अगर आप जीतेंगे तो प्रॉपर आप इनाम के हकदार भी होंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन खेलने की सोच रहे हैं तो पूरी तरीके से सावधान हो जाइए। केरल लॉटरी के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सरकारी केरल लॉटरी जो है वह ऑनलाइन बिक्री के लिए अवेलेबल नहीं है और न ही उस लॉटरी का एग्जीक्यूशन किसी भी प्रकार से ऑनलाइन किया जाता है। यह सारी फिजिकल है, जैसा मैंने आपको बताया कि पेपर फॉर्म में है, पेपर लॉटरी है। आप दुकान जाओ, ऑथराइज्ड एजेंट्स के यहाँ जाओ, लॉटरी खरीदो, आप जीतोगे, इनाम पाओगे। लेकिन यह ऑनलाइन वाले जितने लॉटरी हैं जो केरल लॉटरी के नाम पर बेच रहे हैं वह पूरी तरीके से फेक है। यह आपको तरह तरह से ठग सकते हैं, फेक लॉटरी बेचकर या फिर जीते हुए इनाम का लालच देकर आपसे जीएसटी के नाम पर पैसा ठगने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा भी तमाम तरह की बातें ऑनलाइन केरल लॉटरी के संबंध में देखने सुनने को मिलती हैं जो पूरी तरीके से फ्रॉड है। तो भाई अगर आप केरल राज्य में हैं, वहां पर पेपर लॉटरी खरीद रहे हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो बुरी तरीके से ठगे जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल है उल्लास इंदुलकर 5355 आईडी से। इनका पूछना है कि सर मैं आपका वीडियोस शुरुआत से देख रहा हूं। आपने यह कहा भी था कि आरएमजी कभी न कभी किसी फॉर्म में जरूर लौटेगा और इनका कहना है कि उन्हें भी यह लगता है कि आरएमजी की वापसी कभी न कभी तो जरूर होगी। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद या फिर जो बिहार का कानून पास हुआ है, इसके बाद आरएमजी के वापसी के संबंध में मेरी क्या राय है? तो देखिए उल्लास जी, ऐसा है कि मेरा अभी भी यह मत है कि आज नहीं तो कल, हाँ मैं समय नहीं बता सकता हूं, लेकिन आरएमजी की वापसी किसी न किसी फॉर्म में होगी जरूर, क्योंकि सरकार इतने बड़े सेक्टर को बहुत दिनों तक निगलेक्ट करके नहीं छोड़ सकता। ये जो नियम कानून धीरे धीरे बन रहे हैं या धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, यह सारी बातें होती रहेंगी। आरएमजी इंडस्ट्री अभी एक ट्रांजिशन पीरियड में है, तो इस तरह की चीजें, नियम कानून बनते बिगड़ते आपको दिखेंगे। आगे चलकर अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है तो उस जजमेंट का भी इफेक्ट पड़ेगा और चीजें फिर अभी जैसी नहीं रहेंगी, वो बनते बिगड़ती रहेंगी या बदलती रहेंगी। तो अभी कुछ भी आरएमजी इंडस्ट्री के संबंध में फाइनल नहीं है, आप इस बात को समझ लो। जब तक कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है और उसके बाद वंस सरकार इस पर अपना फाइनल टेक नहीं ले लेता है, एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और सरकार ने फाइनल टेक ले लिया, तब आप कह सकते हो कि या तो यह इंडस्ट्री बंद हो चुका है या फिर यह फ्यूचर में आ सकता है। दूसरी बात कि आरएमजी इंडस्ट्री तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि उसका डिमांड बना हुआ है, और अगर डिमांड बना हुआ रहेगा तो आज न कल सरकार को इसे रेगुलेट करके वापस लाना ही पड़ेगा। जिस चीज का डिमांड खत्म नहीं होता है उस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म कर पाना संभव नहीं है। या तो आप उसे रेगुलेट करके सही तरीके से चला सकते हो या फिर वह मार्केट पूरा का पूरा अंडरग्राउंड हो जाएगा। अब आगे चलकर सरकार को यह डिसीजन लेना है कि आरएमजी का फ्यूचर क्या रेगुलेशन के साथ है या फिर वह हमेशा के लिए एक अंडरग्राउंड मार्केट की तरह काम करता रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मेरा मत अभी भी यही है कि आरएमजी इंडस्ट्री कभी ना कभी जरूर आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अभी इस पूरी इंडस्ट्री को अपने ग्रिप में लेना चाह रही है। एक बार यह पूरी इंडस्ट्री सरकार के ग्रिप में आ जाएगी, इसके बाद सरकार जिस प्रकार से शराब, सिगरेट
या फिर लॉटरी को रेगुलेट करके चला रही है, उसी प्रकार से आरएमजी इंडस्ट्री में भी वह फिर धीरे धीरे छूट देना शुरू कर देगी। हाँ, समय इसमें जरूर लगेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल है पंजी 9123 आईडी से। इनका पूछना है कि इन्होंने एक ऐप का नाम दिया है कि सर यह ऑफशोर कंपनी है, मैं 1 मंथ से इस पर खेल रहा हूँ, विड्रॉ भी ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो इसके संबंध में आपका क्या कहना है? वेल, इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने का मसला आप समझ ही नहीं पाए हो, इसको अच्छी तरीके से समझ लो। गेम खेलने से किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहा है। पहले आप लोग इस गलतफहमी से निकल जाओ कि चूंकि आप लोग ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हो इसलिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है विड्रॉ लेने के बाद या फिर लीन लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब इन ऑफशोर कंपनियों के द्वारा कभी फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में पुश कर दिया जाता है, यानी कि भेज दिया जाता है, तब जाकर आपका बैंक अकाउंट लीन होता है या फ्रीज होता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में किसी प्रकार का फ्रॉड पैसा नहीं आ रहा है तो सिर्फ आप चूंकि एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हो, इसके कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होता है। अब दिक्कत यह है कि यह फ्रॉड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में एक जीते हुए रकम के रूप में कब आ जाए, इस संबंध में किसी प्रकार का गेस कर पाना ही मुश्किल है। कभी कभी 1-2 ट्रांजैक्शन के बाद लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं और कभी कभी महीने तो क्या 3-3, 6-6 महीने तक लोग खेल रहे हैं और उनका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह जो ऑफशोर कंपनियां पैसे भेज रही हैं वह क्या एक जेन्युइन पैसा है या फिर फ्रॉड का पैसा। अगर फ्रॉड का पैसा है तो निश्चित रूप से आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा किसी भी समय फ्रीज या लीन हो सकता है। जेन्युइन पैसा भी है तो अब एक और समस्या जो उभर कर आई है वह यह है कि बैंक अगर ट्रेस कर लेती है कि आपके अकाउंट में गेमिंग का पैसा आ रहा है, सिर्फ शक होना ही बैंक के लिए काफी है। वह पुख्ता जानकारी भी नहीं जुटाती है, सिर्फ उसे अगर शक हो गया तो वह भी आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब तक कोई फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में जीते हुए रकम के रूप में नहीं आ रहा है या फिर बैंक को आपके ट्रांजैक्शन के संबंध में शक नहीं हो रहा है, तब तक तो आप सेफ हैं। लेकिन जिस दिन यह फ्रॉड पैसा आ गया या फिर बैंक का शक पुख्ता हो गया, उस दिन आपका बैंक अकाउंट निश्चित रूप से फ्रीज होगा या फिर लीन लग जाएगा। समय नहीं बताया जा सकता है, या 2 दिन में भी हो सकता है और हो सकता है कि इसमें 6 महीने, 8 महीने, साल भर भी लग जाए और किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आए। इस बात को आप समझ लो, सिर्फ ऑफशोर पर खेलने के लिए बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहे हैं। इसके बाद अगला सवाल पूछ रहे हैं दीप यादव। इनका पूछना है कि सर मेरे एक सवाल का जवाब दो प्लीज, क्या सच में गेमिंग इतना बड़ा मुद्दा बन गया है जो सभी इसे बैन करने पर तुले हुए हैं? मतलब कि केंद्र सरकार भी कर रहा है, राज्य सरकार भी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इसके अगेंस्ट हो चुका है। तो दीप यादव जी, इस सवाल का जवाब तो मैं भी खोज रहा हूं कि क्या सच में गेमिंग इंडस्ट्री में कहीं कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी है जिस कारण से केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और अब राज्य सरकारें भी धीरे धीरे इसके अगेंस्ट होती जा रही हैं। जो मेरे पास अभी तक की जानकारी है, या आप ये कहो कि जो मेरे पास अभी तक नॉलेज है गेमिंग इंडस्ट्री के संबंध में, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में गेमिंग इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है जो इस तरह की कार्रवाई या सख्ती सरकारों के द्वारा की जा रही है। यह क्यों की जा रही है, इस सवाल का जवाब तो ढूंढना ही पड़ेगा और मैं खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। और जवाब न भी मिला तो आने वाले कुछ समय में मैं निश्चित हूं कि यह बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर यह गड़बड़ी या समस्या है कहां। लेकिन अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो मेरे हिसाब से यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है, और जो भी थोड़ी बहुत समस्या थी वह इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करके आसानी से सॉल्व की जा सकती थी। इससे कंपनियों को भी फायदा होता, सरकार को भी फायदा होता और यूजर्स भी पूरी तरीके से सेफ हो जाते। बट देखते हैं अब आगे क्या निकल कर आ रहा है।
इसके अलावा डब्ल्यू जी पूछ रहे हैं कि क्या ये सारे बिल और एक्ट स्किल बेस्ड गेम जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चल रहे हैं इनको भी इफेक्ट कर सकता है। इस मामले में मैंने कल ही ड्रीम 11 पर एक वीडियो बनाकर बता दिया था, लेकिन फिर से शॉर्ट में आपको बता दूं कि नहीं, सब्सक्रिप्शन या फ्री टू प्ले मॉडल पर इन कानूनों का कोई असर नहीं पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन मॉडल या फ्री टू मॉडल आप खेल रहे हैं, आराम से खेलें और उससे आप अपने अकाउंट में पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगला सवाल है फैक्ट फनी 0659 आईडी से। इनका पूछना है कि सर, बिहार में जो बिल लागू हुआ है वह सेम उड़ीसा में भी लागू हो चुका है, लेकिन वहां प्लेयर्स जो खेलेंगे उनको विक्टिम माना गया है, उनके लिए सजा और जुर्माना नहीं है, जो खिलाएगा उनके लिए जुर्माना है और जेल हो सकता है। पहली बात यह है कि आपको यह गलत जानकारी है। उड़ीसा ने अभी कोई नया बिल पास नहीं किया है। आप जिस बात की चर्चा कर रहे हो वह पुराने जो गैम्बलिंग एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया गया था और जो जेल का प्रावधान था उससे प्लेयर्स को राहत दी गई थी, लेकिन वहां भी सिर्फ जेल से राहत दी गई थी, जुर्माना अब भी वहां पर लगा हुआ, यानी कि आज भी आप पकड़े गए तो जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। अब जो बिहार के संदर्भ में बात हो रही है वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नए एडवाइजरी के तहत उठाए गए कदम पर बात हो रही है। यह बात सही है कि अगर स्टेट चाहे तो वह जुर्माना या वह सजा कम ज्यादा कर सकता है, या सजा या जेल का सजा हटा सकता है, सिर्फ जुर्माना रख सकता है। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि स्टेट्स क्या करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो भुवनेश्वर के कानून की आप बात कर रहे हैं वह पुराने कानून की बात है, अभी नया कानून लागू नहीं हुआ है। और अगर अदर स्टेट्स में यह सारे कानून आने हैं तो उड़ीसा में भी बहुत जल्द आने वाला होगा। अब अगला सवाल है राम सिंह जी का। इनका कहना है कि सर, मेरा क्वेश्चन है कि मई 2025 में मैंने गेम खेला था और मेरा बैंक अकाउंट होल्ड हो गया है, तो कोई क्रिमिनल एक्शन होगा क्या? नहीं राम सिंह जी, बिहार में अभी जो यह बिल है वह सिर्फ पास हुआ है, लागू नहीं हुआ है। वह लागू तब होगा जब सरकार इसमें गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी और लागू होने की तारीख बताएगी। अब इस संबंध में जो भी कानून होगा या अगर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है, अभी मैंने ड्राफ्ट नहीं देखा है तो मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती भी है तो वह आगे के डेट्स पर बनेंगी, पुराने मामलों पर नहीं बनेंगी। क्रिमिनल लॉ में यह नियम है कि कोई भी नया कानून जो है वह रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होता है, इसलिए जिनके पुराने बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब अंतिम सवाल है राजीव गंगवार जी का। इनका पूछना है कि सर, यह सुप्रीम कोर्ट का मसला है या इस पूरे आरएमजी का मसला आखिर कब तक सॉल्व होने की उम्मीद है? तो राजीव जी देखिए, अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी इन पूरे मामलों में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुका है, जैसा कि आपको जानकारी है, और मुख्य प्रोगा केस पर भी सुनवाई होनी है। तो अभी आने वाले समय में क्या होगा यह बताना काफी मुश्किल है, इसमें और कितना समय लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रोगा मेन केस पर बात कर रहे हैं तो मोटे तौर पर आप मान कर चलिए कि अगर कोई बड़े बेंच बनाने की बात नहीं होती है या कोई संवैधानिक बेंच बनाने की बात नहीं होती है और यह मामला और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचता है, तो इन जनरल प्रोगा मेन केस जो है वह दिसंबर जनवरी तक निपट जाएगा और उसके बाद पूरी तरीके से इस संबंध में क्लियरिटी आ जाएगी। दिसंबर जनवरी तक मैं क्यों बोल रहा हूं, आप इस बात को समझ लें। हमारे बहुत सारे भाई इस बात को भी लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे 5 अगस्त के दिन क्या ही होने वाला है। तो इस संबंध में आप यह समझ लो कि 5 अगस्त को अगर केस पकड़ा भी गया तो उस दिन सिर्फ हियरिंग स्टार्ट होगी, यानी कि सुनवाई स्टार्ट होगी। यह मसला धीरे धीरे अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसे एक डेट में समेट पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि मसला तो बड़ा है ही है और इसमें पार्टीज भी काफी सारे हैं। तो हर पार्टीज अपनी बात रखेगी, सरकार भी अपनी बात रखेगी, जरूरत पड़ने पर सरकार फिर दोबारा रिप्लाई करेगी। इन सारी चीजों में समय लगेगा और एक से कहीं ज्यादा सुनवाई इस पूरे मैटर में होने की संभावना जताई जा रही है। 5 तारीख को अगर पकड़ा भी जाता है या जिस दिन भी पकड़ा जाता है, सुनवाई सिर्फ उस दिन स्टार्ट होगी। सारी सुनवाई खत्म होने के बाद फिर जजमेंट रिजर्व किया जाता है और जजमेंट रिजर्व होने के बाद भी 1 से 2 महीने का समय
तो मिनिमम लग जाता है इस पूरे जजमेंट को आने में। आपने जीएसटी वाले मामले में देखा भी होगा। हालांकि जीएसटी वाले मामले में काफी ज्यादा समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था, लेकिन वह एक दूसरी परिस्थिति थी और इस कारण वह डिले हुआ। लेकिन इस मामले में सब कुछ नियमित ढंग से अगर 5 अगस्त से चल रहा है, तब भी सुनवाई खत्म करके जजमेंट आते आते दिसंबर और जनवरी तो होना ही होना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई संवैधानिक बेंच का मामला बीच में नहीं आया, अगर कोई लार्जर बेंच का मामला बीच में नहीं आया और अगर सुनवाई नियमित ढंग से प्रोगा मेन केस की चली, तो दिसंबर जनवरी तक यह सारा मैटर सेटल हो जाएगा। संवैधानिक बेंच या लार्जर बेंच की बात आई, फिर यह मसला तो अगले 1.5-2 साल तो निश्चित रूप से चलने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आशा करता हूं यह सवाल जवाब सेशन आपको पसंद आया होगा। जहां तक संभव हो पाता है मैं सबको लिख कर भी पर्सनली जवाब देता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।